दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर एजुकेशन वाला पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी पेपर हुआ है इंग्लिश लिटरेचर आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का, उसका कंप्लीट पेपर डिस्कशन करेंगे। और कुछ जो अफवाहें मार्केट में उड़ रही हैं, कुछ गलत आंसर स्प्रेड हो रहे हैं मार्केट में, उन सबका बिल्कुल सही जवाब लेकर के सीधे ऑफिशियल आईसीएसई की वेबसाइट से जो राइट आंसर्स हैं, जिनको जो चैप्टर वाइज अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो आंसर आए हैं, उनके साथ हम आपके सामने आए हैं। क्योंकि कई सारे देखने को मिल रहा है, कई सारे मिसकंसेप्शन मिल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं कुछ है, कुछ बोल रहे हैं कुछ है, लेकिन राइट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मार्किंग स्कीम भी आपको बताएंगे कि अगर आपने इतना करके आया है तो आपके इतने नंबर अवश्य मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना। अदर बोर्ड में जिनका भी कुछ कुछ चैप्टर सिमिलर हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज अपना पेपर की तैयारी करिए, वीडियो मत देखिए। मैं नहीं कहता, मेरा व्यू बढ़ाइए। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स जिनका सेम है तो वो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ सकता है, वहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव देख करके आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर के चलते हैं आज के हुए पेपर पर। उससे पहले विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 300 का आंकड़ा हम लोग पार करने वाले हैं और जल्द पार कर लेंगे। चलिए सीधे लेकर के चलते हैं आपको पेपर पर। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जैसा कि ऑब्जेक्टिव से पेपर शुरू होता है, पहले 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे सेक्शन ए में। तो ये सेक्शन ए है और पहला सवाल है कि व्हाट वाज ब्लू बीट। ब्लू बीट था क्या बेसिकली। तो ब्लू बीट जो था, आप लोग बताइए। और जिनका भी आंसर सही होता है वो कमेंट बॉक्स में 1 नंबर 2 नंबर करके लिखेंगे, या तो फाइनल में लिख देंगे कि हमारे 16 में से इतने सही हुए हैं। तो पता चलेगा कितने कितने लोग सही करके आ रहे हैं। तो देखिए ब्लू बीट क्या था। तो ए पीस ऑफ परफोर्टेड ग्लास, जिसका भी सही है वो 1 नंबर अपने कॉपी में प्लस करके लिख लें। सेकंड क्वेश्चन, अभी हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो प्रोज और पोएट्री सेक्शन में पूरा डिटेल करेंगे कि कितना लिख करके आए हैं तो कितना मिलेगा। इसमें तो अगर आपका सही है तो नंबर मिलेंगे, ना तो नहीं मिलेंगे। इन H.C. एंडरसन स्टोरी व्हाट फोर्सेस द लिटिल मैच गर्ल टू गो अबाउट सेलिंग मैचेस ऑन द स्ट्रीट। क्या उसको फोर्स किया लिटिल मैच गर्ल को कि वह स्ट्रीट में जा करके मैचेस को बेचे। तो पोवर्टी ने उसको फोर्स किया। क्या किया, गरीबी ने उसको फोर्स किया कि वह स्ट्रीट पर जा करके मैचेस को बेचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लूज लॉन्ग सेड समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, ही मेंट दैट जेसी ओवेंस मस्ट बी। जब लूज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस से कहा कि कुछ तो आपको खाया जा रहा है, तो ऐसा कहने का उसका क्या तात्पर्य था, उसने कैसा क्या देख करके कहा। तो हंग्री फॉर समथिंग, या ट्रबल्ड ऑफ बाय समथिंग, अम्यूज्ड बाय समथिंग, या असेम्ड ऑफ समथिंग। कहीं पर आप देख सकते हैं प्रोपोजिशन फॉर लगा है, कहीं पर बाई लगा है। इन सब का डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वैसे भी फॉर बाई का यूज हमने आपके कभी ना कभी वीडियोस में आपको समझा करके दे चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं। अगर स्पेशल चाहिए पूरा प्रपोजिशन का तो वो भी मैं बना सकता हूँ। हाँ, खाली क्योंकि वहाँ पर हम लोग ग्रामर डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रपोजिशन इन सब पर नहीं डिस्कशन करेंगे, सिर्फ राइट आंसर पर। तो क्या भाई किसी चीज़ को खाने के लिए उसको भूख लग गई थी, हंगरी था, तो हंगरी होने से वहाँ पर क्यों ऐसा मुंह लटकाए खड़ा रहेगा या दुखी रहेगा। तो वहाँ पर तो जीतने गया था ना। तो क्या वो अम्यूज्ड था, तो अम्यूज्ड भी नहीं होगा। असेम्ड था, क्यों असेम्ड होगा, कोई एथलीट असेम्ड क्यों होगा। हंगरी भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ट्रबल्ड बाई समथिंग, किसी चीज़ के तनाव में था। तनाव क्या था कि वो जैसे कि बहुत नंबर 1 प्लेयर था, वो वहाँ पर क्वालिफिकेशन राउंड में वेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो वो सब उसके दिमाग में चल रहा था कि लोग सोचेंगे क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वही जेसी ओवेंस के भी दिमाग में चल रहा था, जिससे उसको कैसा कैसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ उसको खाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी विल कीप हर अ डे और टू लॉन्गर, शी इज सो वीक एंड हेल्पलेस, हु सेड दिस वर्ड। किसने यह वर्ड कहा और किससे कहा। तो यह वर्ड जेन थॉमसन से उसकी जेम्स थॉमसन टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा। किससे कहा, अपने पति से कहा। तो अभी तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनके 4 में 4 आए, बहुत बढ़िया। 3 आए, बहुत बढ़िया। 2 आए, उससे भी बढ़िया। 1 आए, उससे भी बढ़िया। 0 आए हो, सबसे बढ़िया। 5वें पर बढ़ते हैं। वॉट वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट द चिल्ड्रन नोटिस्ड व्हेन इट स्टॉप रेनिंग ऑन वीनस। जब वीनस पर चिल्ड्रन ने पहली कौन सी चीज़ नोटिस की, जब वहाँ पर रेन रुका। तो भैया यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर साइलेंस होगा, कई लोग कुछ कह रहे हैं कि स्मेल ऑफ वेजिएशन होगा। या ऐसे कैसे हो सकता, खुद ही इमेजिन करिए कि जब रेन रुकेगा तो एक खूबसूरत सनसाइन होगा। और अगर आपको ये नहीं है ना, तो आप जा कर के ऑफिशियल गूगल पे जा कर के चेक भी कर सकते हैं। इसका आंसर राइट आंसर चैप्टर में जा कर के पढ़ेंगे ना, तो एक ब्रिलियंट सनसाइन वहाँ पर शो हो रहा है। हालांकि कई सारे टीचर्स भी बोल रहे हैं कि साइलेंस होगा,
कुछ तो स्मेल ऑफ वेजिटेशन भी बोल रहे हैं, पता नहीं किस तर्क पे बोल रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस इसका राइट आंसर है द ब्रिलियंट सनशाइन। क्या है? द ब्रिलियंट सनशाइन। पूरा राइट आंसर इसका यही है। पेपर में नंबर आएगा, कंपेयर कर लीजिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बुरी आदत है कंपैरिजन करने की। Which of the following lines tells us that the poet Wordsworth carried a mental picture of daffodils? कौन सी ऐसी लाइन है? तो भैया ये लाइन अगर आपने पोयम पढ़ी होगी ना, तो यही लाइन है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। यही लाइन है और कोई लाइन नहीं है कि दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। ये तो बताइए जरा, इस वाले पहले वाला सेंटेंस जो लिखा है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मे बी इसमें कुछ डाउटेबल हो सकता है, लेकिन जो लाइन है पोएम में वो लाइन यही है भैया, और कोई लाइन अदर लाइन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू माया एंग्लियो डज द कैक्ड बर्ड सिंग। तो भैया कैक्ड बर्ड वो काहे सिंग कर रहा था? अपना टाइम पास करने के लिए नहीं, तो हम बेसिकली कैक्ड बर्ड को उन्होंने सिम्बोलाइज किया था और अपनी व्यथा बताई थी। एक जो अमेरिका में चलता है ना, वो काले गोरों का भेद जो चलता है, काले ब्लैक पीपल्स को वो लोग ह्यूमिलिएट करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो किस तरह से अपनी वॉइस को, अपने प्रोटेस्ट को एक रूप देना चाहती थी, एक आवाज़ देना चाहती थी, उसको उन्होंने कैक्ड वर्ड से कंपेयर करते हुए दे दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भैया बताओ क्यों ये सब ऑप्शन आप लोगों ने टिक अगर कर दिया है तो क्यों कर दिया, कि पास टाइम करने के लिए क्यों करेगा? पर कोई वहाँ पर वो चैप्टर जिन्होंने पढ़ा भी होगा उनको भी थोड़ा सा तो दिमाग में हिट किया ही होगा कि वो किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट में थी, उसके अगेंस्ट में बोल रही थी। तो वॉइस टू वॉइस हिज प्रोटेस्ट। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर, द लाइन द हाउस रूफ सीम्ड टू हीव एंड सॉ इन ब्राउनिंग्स पोएम द पैट्रियट मीन्स। क्या है इसका मतलब? तो भैया जब इससे भी पैट्रियट वाला पोएम पढ़ा है, तो इसके जो ये अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन बैंक भी फॉलो किया है तो इसमें यही सेम लाइन था, हीव एंड सेव का मतलब पूछा गया था। बिल्कुल इजी वे में इसका मतलब है कि जब क्या हुआ था, पोएम तो आपको याद ही होगी पैट्रियट, जब वो पैट्रियट को ले जाया जाता है तो पहले पहले स्टार्टिंग ईयर में वो आता है तो रोड भरी रहती हैं, घर की छतों पर लोग बिल्कुल ऐसे भरे रहते हैं, जैसे लग रहा था कि वो घर की छत जो बालकनी होती है पूरा ऐसे ऐसे हिल रही है, इधर से उधर स्विंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? The roof of the house was swinging in the wind. The roof were so crowded with the pupil that they appeared heaving and swimming. तो रूफ क्या था? वो पूरा प्यूपल्स से भरा हुआ था, जिससे वो क्या था, रूफ भैया आगे पीछे ऐसे लग रहा था कि वो हीविंग एंड स्विमिंग हो रहा है, हिल रहा है। आइडेंटिफाई द लिस्ट इन विच अबू बेन एदम्स नेम अपीयर्ड राइट एट द टॉप। इसमें भी कुछ लोग ऑप्शन सी को भी कह रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन ए को भी कह रहे हैं। भैया देखो, जब पहले वो महिला आई थी तो उसने क्या बोला था एंजल ने? तो एंजल ने ये बोला था कि पहले जो उसके पास लिस्ट थी, जो भगवान को प्यार करते हैं उनकी लिस्ट थी, उसमें अबू बिन अदम का नाम नहीं था। सेकंड जब आई थी तो जिनको भगवान प्यार करते थे, जो भगवान की लिस्ट में थे, उनका नाम लेकर के आई थी वो। तो दूज हु वर ब्लेस्ड बाय द लव ऑफ गॉड, जिनको भगवान प्यार करते हैं, वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट स्पेशल ह्यूमन क्वालिटी डज द पोएम 9 गोल्ड मेडल सेलिब्रेट। 9 गोल्ड मेडल जो पोएम है बेसिकली, इसने कौन सी स्पेशल ह्यूमन क्वालिटी की शो किया? तो 9 गोल्ड मेडल जिन्होंने हल्का सा भी पढ़ा होगा तो उनको तो पता होगा, जेलसी तो इसका कहीं नहीं है, राइवलरी तो थी नहीं, राइवलरी रहती तो क्यों बेचारा हेल्प करता, या सेल्फिशनेस, ये तो ऐसा कहीं था ही नहीं। इम्पथी है, इम्पथी मतलब क्या होता है? पैथी मतलब फीलिंग होता है, इम मतलब अच्छा होता है, रूट वर्ड से निकाल लो इम्पथी, अच्छी फीलिंग, सहानुभूति जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वही था। तो इम्पथी इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, बिना टाइम बनाए 11वें पे पहुंचते हैं। टू हुम डज पोर्शिया कंपेयर बसिनियो एज ही स्टेप्स फॉरवर्ड टू टेक द बास्केट टेस्ट। किसके साथ तुमने कंपेरिजन किया था? तो जिनको चैप्टर पढ़े होंगे वो हरकुलस नाम याद होगा, सही करके आए होंगे, 1 नंबर लेकर के आए होंगे। जिन्होंने नहीं लिया होगा बहुत अच्छी बात है, मत लो, जरूरत भी नहीं है नंबर की। हु वॉज द पोर्चियाज फेथफुल सर्वेंट। अगेन इस पर भी कुछ लोगों को कुछ लग रहा है, कुछ लोगों को कुछ लग रहा है, तो मे बी 95% इसका आंसर है कि बेल्थजार होगा,
और 5% आंसर हो सकता है स्टेफनो, क्योंकि दोनों उसके सर्वेंट थे लेकिन उसने पूछा है सबसे फेथफुल सर्वेंट। तो मे भी हो सकता है ऑप्शन फ्लक्चुएट करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है। तो जिन्होंने ये लगाया है, जिन्होंने ये लगाया, दोनों अभी अपने आप में +1 करेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसकी है 95%। लेकिन नौकर वो भी था तो हो सकता है, और क्योंकि कोई इसमें ऐसा नौकर शो नहीं हुआ है जो गद्दारी करता हो, तो सारे फेथफुल ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वाई डज पोर्सिया आस्क साइलॉक इफ ही हैड अरेंज्ड फॉर ए सर्जन टू बी प्रेजेंट एट एंटोनियोस ट्रायल। तो जिन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है, तो जो डील होता है कि एक बूंद भी ब्लड नहीं गिरना चाहिए, अगर ब्लड गिर गया तो तुमको भी वही, तुम्हारी भी प्रॉपर्टी ले लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो पोर्सिया क्या चाहती थी कि मेक श्योर करना चाहती थी कि एंटोनियो का एक बूंद भी ब्लड धरती पर ना गिरे। ये है इसका राइट आंसर 13वें नंबर का। 14वें नंबर का, अकॉर्डिंग टू लॉरेंजो ए मैन हु इज अनमूव्ड बाय म्यूजिक इज। तो देखिए इसके आंसर, देखिए कुछ भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। अगर आप लोग शेक्सपियर का कोट जा करके डाल देंगे, शेक्सपियर कोट्स अबाउट म्यूजिक, तो भी आपको पता चल जाएगा कि शेक्सपियर के जो विचार थे ना, कि जो म्यूजिक नहीं सुनता है, मैन हु इज़ अनमूव्ड बाय म्यूजिक, म्यूजिक के दौरान भी अभी तो अनमूव्ड तरीके से, भोंदू तरीके से बैठा रहे, तो ऐसे आदमियों पे कभी विश्वास मत करेगा ना। ऐसे सिचुएशन में भी उनके मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, तो नॉट टू बी ट्रस्टेड इसका आंसर है, उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। हो सकता है वो कोई आध्यात्मिक हो, कोई ध्यान लगाया हो, खैर शेक्सपियर महोदय के अनुसार ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ए डेनियल केम टू जजमेंट, ये ए डेनियल हु इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्ल्ड बाय हुम, कौन डिस्क्राइब हुआ है और किसके द्वारा हुआ है। तो भैया देखो, पोर्सिया यहाँ पर डिस्क्राइब हुई है। कौन डिस्क्राइब हुई है? पोर्सिया डिस्क्राइब हुई है किसके द्वारा? साइलॉक चचा के द्वारा। तो 15 में कितने आपके सही हो रहे हैं बताइएगा जरा। वॉट रीजन डज पोर्सिया गिव फॉर रिफ्यूजिंग द ड्यूक्स इन्विटेशन टू डिनर? इसका राइट आंसर है सी हैड टू रिटर्न टू पैडुआ दैट नाइट। उसी नाइट वो पैडुआ जाना चाहती थी, इसीलिए उसने ड्यूक्स इन्विटेशन टू डिनर रिजेक्ट कर दिया। तो भैया कितने लोगों के 16 में 16 सही हुए, कितने लोगों के 16 में 12 सही हुए, कितने लोगों के 16 में 10 सही हुए? 10 से नीचे तो मुझे नहीं लगता किसी के सही हुए होंगे। लेकिन चलिए एक ऑन एन एवरेज बताइए कि आपके 16 ऑब्जेक्टिव में से मिनिमम कितने सही हुए। 16 में 16 वाले भी लिख दें, 16 में 14 वाले भी लिख दें, और 16 में 12 वाले भी लिख दें, 16 में 10 वाले भी लिख दें, और 16 में जिनका 8 आया है वो भी लिख दें। ये 4 कैटेगरी लिखेगी, इसके अलावा आंसर हमें लगता नहीं कोई लिखे उखेगा, तो मत लिखना भैया। तुम 6 आए हो, 4 आए हो, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट में कवर कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर आपके MCQs अच्छे चले गए हैं तो भैया आप एक स्टेप आगे हैं। 64 में अगर 64 का आपका थ्योरी है, 16 में से अगर आपका 10 MCQ सही हो गए हैं तो 74 नंबर आपके सी में से आ रहे हैं, 20 कॉलेज में से मिल गए, तो पहुँच गए 94। 4 नंबर इधर उधर फ्लक्चुएट भी होता है तो 90 नंबर आपके बन जाएंगे। और ICSE में ये कॉमन चीज़ें हैं, बनती हैं लोगों की। अब कोई ICSE वाला आकर के ये मत कहेगा कि नहीं बनती। अरे यार, पेपर हम लोगों ने भी एनालिसिस किया है, बनते हैं नंबर, क्योंकि पिछली बार तो पूरा ऑब्जेक्टिव था, इस बार ऑब्जेक्टिव के अलावा थोड़ा सा थ्योरी भी है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, अब ये तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसका तो पूरा डिस्कशन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत आसान निशान आया था यहाँ पर। जिन्होंने भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि पोर्सिया और लॉरेंजो है, आई कमिट इनटू योर हैंड्स द हस्बेंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस, तो जिन्होंने समझ लिया होगा कन्वर्जेशन, वो आसान से इसका आंसर निकाल कर चले गए होंगे। और एक ही क्वेश्चन इसमें से करना भी था। हम लोग बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करते हैं, शॉर्ट स्टोरी में प्रॉब्लम रहती है लोगों को कि कहाँ से नंबर आएंगे, कहाँ से नंबर कटेंगे। तो देखो भैया, जो 3 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे ना, 2 पॉइंट पूछा है। डिस्क्राइब द वे इन विच द चिल्ड्रंस मदर डाइड। तो सिंपल तरीका है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू हर डेथ। 2 क्वेश्चन पूछा, एक में डिस्क्राइब करा रहा है, तो 3 नंबर का जो आपका विच्छेद होगा, यानी 3 नंबर को जो तोड़ेगा वो एग्जामिनर, वो 2 इसके लिए तोड़ेगा और 1 इसके लिए तोड़ेगा, 1 फैक्टर के लिए और 2 डिस्क्रिप्शन के लिए। हो सकता है जिन्होंने 2 फैक्टर लिख दिया उनको 2 नंबर फैक्टर में मिल जाए, लेकिन अमूमन यही चलेगा। तो जिन्होंने इतना किया है वो +3 अपना करते चलें। अंत में भैया अपने नंबर बता देना
कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि पेपर के बाद किसके कितने आते हैं। अब तो यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, 3 क्वेश्चन पूछा है, 3 पार्ट पूछा है, तीनों का आंसर लो, लिखो, 3 नंबर लेके चले जाओ, 2 का लिखो 2 ले जाओ, 1 लिख कर चले जाओ तो 1 पाओगे, 0 लिखोगे तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नेम द वुमेन्स 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन के नाम पूछा है और अगले क्वेश्चन में पूछा है एक फैक्ट बताओ, स्टेट 1 फैक्ट अबाउट ईच ऑफ देम, सबके बारे में एक एक फैक्ट बताओ। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि तीनों का नाम और फैक्ट लिखते चले जाओगे, 3 नंबर उठा के चले जाओगे। अगर सिर्फ 2 का नाम और 2 फैक्ट लिखा तो 2 नंबर ले जाओगे, 1 का नाम 1 फैक्ट लिखा तो सिर्फ आपको मिलने वाला है 1 नंबर। अगर आपने 2 का फैक्ट और 3 का नाम लिख दिया तो 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने तीनों नाम तीनों फैक्ट लिखे हैं तो 3 नंबर ले जाएंगे, किसी का पिताजी भी आपका नंबर नहीं काट सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे आप लोग कैसे डिस्क्राइब करोगे भैया, इसमें बता दो व्हाट हैपेंस टू ईच ऑफ द चिल्ड्रन आफ्टर द मदर्स फर्नल। तो सारे चिल्ड्रन थे ना, तो जितने भी चिल्ड्रन थे उनके क्या साथ क्या क्या हुआ, अगर आप पॉइंट वाइज लिख देंगे, 3 पॉइंट भी अगर आपने लिख दिया तो भैया 3 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। और पॉइंट वाइज जिन्होंने लिखा होगा उनको अच्छे नंबर आएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। पेपर के बाद देख लीजिएगा आप लोग, जिन्होंने पॉइंट वाइज मतलब आपको जरूरी नहीं है कि बुलेट बना करके लिखें। हाँ ये है कि नेक्स्ट पॉइंट फुल स्टॉप जरूर लगाएं, ये पॉइंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कि आपने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, एंड लगा करके जोड़ दिया है तो फिर तो एंड लगा कर कितने सेंटेंस जोड़ ले जाओगे। कुछ लोग तो 5-6 भी जोड़ लेते हैं, पता नहीं कैसे जोड़ लेते हैं। सबसे अधिक लंबा सेंटेंस लिखते थे जवाहरलाल नेहरू जी अपने इंग्लिश की बुकों में, वो भी एंड लगा करके कभी भी नहीं जोड़े हैं। एंड लगा करके जोड़ना भी नहीं चाहिए। खैर अब ये देखिए 4 नंबर का सवाल है, पूछा है विच ऑफ द 3 चिल्ड्रंस कैन बी कंसीडर्ड द एंजल इन डिस्ग्यूज। तो पहले कौन चिल्ड्रन थी, व्हाट डज द टर्म रेस्क्यू रेफर्स। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर इसका रहेगा, 2 नंबर इसका रहेगा और 1 नंबर इसका रहेगा। अब कैसे हमने पता कर लिया, यहाँ पर उसको किस कंटेस्ट में इस टर्म को रिफर किया गया, तो 2 लाइनें तो कम से कम आपको लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर हाउ डज द चिल्ड्रंस अराइवल ट्रांसफॉर्म द होम्स सी एंटर्स में भी इसमें आप 2 इसको ना दे करके इसको दीजिए आप लोग 2, क्योंकि यहाँ पर आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं ना किस प्रकार से चेंज हुआ था। तो ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का, जिन्होंने इस क्रम में लिखा होगा उनके 4 नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही ऑल डे इन समर का भी है, देखिए 2 पॉइंट है, नीचे वाले में डिस्क्राइब कराया गया, इसमें डिस्क्राइब कराया गया तो ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। ये तीनों पॉइंट हैं तो तीनों 1-1 नंबर के हैं, 3 नंबर हो गया। और उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट 2 वर्ड्स, देखो 2 वर्ड यहाँ जहाँ पर 2 चीज़ें पूछ ले रहा है भैया वहाँ पर 2 नंबर है, और जहाँ पर 1 चीज़ पूछ रहा है वहाँ पर 1 नंबर है। ये 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर हो गया, 1-1 पॉइंट, जो भी तीनों का आंसर लिखा होगा 3 नंबर पर आ जाएगा। और देखो भैया यहाँ पर पूछा गया एक में तो सेंट्रल थीम, तो सेंट्रल थीम 2 नंबर का होगा, क्योंकि एक लाइन पर सेंट्रल थीम निपटा नहीं सकते। या कुछ अगर पॉइंट वाइज लिख दिया हो किसी ने तो बहुत शानदार तरीके से लिख दिया होगा। इम्पॉर्टेंट लेसन, और ये 1-1 नंबर का होगा, मे बी 4 नंबर का हो जाएगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है इधर उधर, मैं 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता। और जो दे भी रहा है ना तो उससे पूछ लेना कि तुम्हारे चचा बैठे हैं क्या एसएससी में या किसी भी बोर्ड में, लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है तो प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 3 नंबर आपको दिला देगा। अब मेन आते हैं कि ये तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन तो चलिए हो गया, वीडियो काहे नहीं आ रहे थे हमारे, वीडियो आएंगे जल्द ही, रेगुलर बेसिस पर भी वीडियो आएंगे, लेकिन अभी ऐसे ही आएंगे, रुक रुक कर ही आएंगे, क्योंकि कुछ बदलने की तैयारी चल रही है, उस बदलाव के लिए समय चाहिए हमको, लेकिन वीडियो आएंगे, ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट जो साइंस ग्रुप का पूरा पेपर रहेगा जिसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज कवर हो चुका, अब जैसे अगला पेपर हिस्ट्री है, मे बी 6 मार्च को हिस्ट्री का पेपर का भी डिस्कशन 6 मार्च को ही हो जाएगा शाम को। और हिस्ट्री का डिस्कशन करने में हमें कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, डिटेल आंसर डिस्कशन करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव का डिटेल डिस्कशन करेंगे, और जो गलत बताया होगा उसको धज्जियाँ उधेड़ देंगे। और इसके अलावा फिर उसके बाद मैथ है भैया, 3 दिन मैथ का गैप रहेगा। प्रॉपर स्ट्रेटजी की वीडियो कर चाहिए तो हम आपको बता देंगे कि 6 को आपको है हिस्ट्री, उसके बाद 7, 8, 9 पूरे आपके पास 3 दिन बच रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे 8 को होली खेलना है, यार होली खेलना कोई बात थोड़ा होगा, होली खेल के आप पूरा मुंह में रंग पोत लेना, 10 को जाना पहचानेगा नहीं एग्जामिनर, कह देना सर हम होली खेल रहे थे। अरे यार होली खेलना एक अलग चीज़ है, सिंबॉलिक रूप से होली खेल लो, क्या दिन भर तुम होली खेलते रहोगे तो फिर होली खेलते रहो तो फिर गोली पाओगे और क्या।
सिंपल सी भाषा में रहेगी। मैथ की मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल वीडियो में लॉन्च करना चाहता हूँ। अगर चाहिए आपको कि अभी भी किसी को लग रहा है कि हालांकि कोई 9-10 दिन में नहीं 80 में 80 नंबर पा जाएगा, इतना है कि अगर उतना पढ़ के चला जाएगा तो 30 नंबर पा जाएगा। तो अगर किसी को इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना भैया। एक भी दो बंदे ने अगर कमेंट किया, या डायरेक्ट भी आप लोग ईमेल आईडी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग वहाँ पर भी डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी के लिए आपको स्लाइड करके जाना पड़ेगा अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर डायरेक्ट आप लोग मेल भी कर सकते हैं। या तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, ये पेपर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा और इसका राइट आंसर्स भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे। और एक बात बताइए, 80 नंबर का पेपर था ना आपका, आपके ऑब्जेक्टिव में हम एक ऑन एन एवरेज मानकर चलते हैं। एक एवरेज बच्चा जो है, एवरेज बच्चा नहीं थोड़ा सा अच्छा एवरेज बच्चे को तो देखो 10 नंबर आए होंगे ऑब्जेक्टिव में। 8 से 7 से 6 से लेकर के 8 तक एवरेज बच्चे के आए होंगे। जो थोड़ा सा अच्छा होगा, जिसने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी, उसके 8 से 10 आए होंगे। और जिसने हाँ इन बीचों में सेंसियर पढ़ाई की होंगी, उसके 10 से 12। और देख भैया, जिसने थोड़ी अच्छी और अच्छी पढ़ाई कर दी है, जिसको पहले से ही पढ़ता आया है और अभी भी पढ़ रहा है, तो उसके 12 से 13/14 भी हो सकते हैं। और जिसने वही पढ़ के गया होगा और जो पेपर में आ गया होगा, लक फैक्टर भी जहाँ पर प्ले कर गया होगा, वो 14+ आ गए होंगे उसके। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं कि आपके नंबर बूम होंगे या घट जाएंगे। तो अगर आप एवरेज होंगे तो 6 से 8 आए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है यार। आपने जितना पढ़ा है उतने सब नंबर आएंगे। थोड़ा सा आपने पढ़ाई की है तो 8 से 10 आएंगे। कुछ लोग इस बीच से बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे, तो उनके 10 से 12 नंबर आराम से आगे होंगे, जिन्होंने पिछले PDF देख ली होंगी या सब कुछ देख लिया होगा। उसके अलावा जो बात आती है ना, मेन बात जो रहती है इसमें, वो रहता है प्रोज और पोएट्री सेक्शन में। जिन्होंने जितने अच्छे क्वेश्चन किए होंगे, जितने अधिक क्वेश्चन निपटाए होंगे, बता दें 64 नंबर में अगर आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, सारे मीन्स ये 16 चौंगे 64 होता है, 16 4 64 होता है। तो अगर आपने 4 क्वेश्चन निपटा दिए हैं, बेसिकली एक एक सारे में से निपटाना रहता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एवरेज मार्किंग, इसमें भी हम एवरेज मार्किंग मान के चलते हैं। तो 16 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 3-4 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है, वहाँ पर रहता है हम बना लेंगे, तो एक उसका ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलते हैं, हर क्वेश्चन में 10 नंबर उसको मिलता है और उसने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो 10 × 4 हो जाता है उसका 40। और ये वहाँ पर से भी 8 उठा लेता है, तो उसके हो जाते हैं 48 और टोटल उसके 68 बनते हैं। ये एक नॉर्मल बच्चे के इतने नंबर आएंगे ही। नॉर्मल मीन्स जो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के जाता है, वो बनाने के लिए लिखता है, और जो नहीं पढ़ता तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं, वो तो बहुत अच्छा बच्चा होता है, वो तो समझ सकते हैं स्वयं साक्षात परम ब्रह्म होता है ना, वो तो बिल्कुल। और उसके अलावा जिन्होंने पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू की थी, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, पॉइंट देख लिए थे, वीडियो 4-5 देख लिए थे और पेपर में चले गए होंगे, तो उनका ऑन एवरेज हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन पर 12 नंबर आता है। 12 नंबर आता है तो 12 × 4 कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। 12 चौंगे 48। और उनका हमने वहाँ पर भी आपको बताया था कि अराउंड 10 से 12 नंबर आ जाएंगे। तो ये देखते हैं आप लोग 58 की तरफ लोग जंप कर जाते हैं, और स्कूल से अगर 20 मिलते हैं तो 78-80 इनके रहते हैं। और जिन्होंने इस बीच पढ़ाई की है, थोड़ी अच्छी तरीके से की है, समझदारी पूर्वक तरीके से, मतलब समझदारी से, एक वेल मेंटेन तरीके से, अच्छे तरीके से जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका देख लो भैया, उनके ऑन एवरेज 13 या 14 नंबर हर क्वेश्चन में मिलेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं उनको। ठीक है, 13-14। और इनके कितने हो गए, 14 के हिसाब से कितने हो गए, 28, 14 14 28, 14 3 42, 14 चौको 56। और इनके वहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव में भी 12-13 आ रहे थे, तो इनका देख रहे हैं, इनके नंबर तो भैया 90 के करीब पहुँच जाएंगे। 85+ इनके तो रहेंगे ही रहेंगे, 85 89 ऐसे रहेंगे, घूमेंगे ये लोग। और जिन्होंने पॉइंट वाइज ये चीज़ें लिख ली हैं, उनके तो 14-15 आने ही आने हैं। उनके तो यहाँ से 60 हो जाएंगे, और वहाँ से अगर उन लोगों ने 11 नंबर 12 नंबर भी पा लिया है, तो यहाँ से इनके आ जाते हैं 72, और प्लस का हो जाता है 20। स्कूल 20 नहीं देता है तो फिर बताइएगा, नहीं देता तो फिर आपने कोई कांड किया होगा, अदरवाइज सबको मिलता है। यहाँ से इनके हो जाते हैं 92। और भैया जिनका लक फैक्टर भी प्ले कर गया होगा, जिनका जो पढ़ के गए होंगे वही आ गया होगा, तो 96 हो जाएगा।
और प्लस जिनकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग बहुत बेहतरीन है ना, वो 90 से ऊपर हर हाल में पाएगा। उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी इधर उधर है, तो अराउंड 89, 90, 91 अच्छा लिखा होगा तो पक्का 90 ऊपर पाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज नंबर रहते हैं। अदर बोर्ड्स में लिखने का भी नंबर रहता है, इसमें पॉइंट वाइज नंबर रहते हैं। तो खैर जो हो गया वो हो गया। उम्मीद करते हैं कि कोई फेल नहीं हो रहा होगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रख के चलिए, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, और अगर आपके एक अच्छे नंबर अच्छे परसेंटेज नहीं बनते तो भी ज़्यादा मतलब नहीं है। फिर एक थप्पा लग जाएगा कि 10th पास है, मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए 60% जब नंबर मांगेगा, 45% आप लोग अगर किसी और कैटेगरी से भी हैं 45%, 50% नंबर मांग लेगा, तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा सिंसियरिटी से, अभी भी पेपर बहुत सारे बचे हुए हैं जिनकी 80, 85, 90 आ रहे हैं, वो और सिंसियर हो जाएं। वो अगर इन दोनों पेपर में ऑन एन एवरेज उन्होंने उसमें लैंग्वेज में हो सकता है कि इसका कुछ गलत हुआ हो या छूटा हो या कुछ कर दिया हो, फिर भी मान के चलते हैं कि 80, 85 उसमें आ रहे हैं और 90, 95 के अराउंड इसमें आ रहे, तो दोनों मिला करके इनके 88, 89, 90 बन जाएंगे इंग्लिश में। तो जिन सब्जेक्टों पर इनका मेन फोकस रहेगा भैया, उनको पढ़ना, उनको अच्छे तरीके से देना, उनमें 100 ले आना, 96, 97, 98% नंबर ले आना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। थप्पा लगा लेना। इस थप्पे का भी कोई इतना ज़्यादा एग्जाम्पल में आगे चलकर यूज नहीं होने वाला, लेकिन हाँ थप्पा लगा लेना, अच्छे अच्छे पोस्ट डाल देना, भैया हमारे 96% है, हमारा 99% है। कोई फ़ायदा आगे चल के होने वाला नहीं। भारत में हर साल 7.5 लाख बच्चों के 90% प्लस आते हैं, और IIT में सीटें हैं सिर्फ 5700। तो देख सकते हो, वो जो 90 प्लस आता है वो जरूर नहीं सारा IIT में सेलेक्ट हो जाए। 12th पास, 12th फेल जब एक बंदा IAS PCS बन सकता है, IPS बन सकता है, तो नंबर कभी भी आपका कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। तो नंबर से अपने आप को डिफाइन मत करिएगा। अब ऐसा सोच कर कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे 30% आ जाएंगे, बहुत खुश हैं। बेझिझक आप खुश रह सकते हैं। आप हो सकता है भविष्य में कुछ आपके पास बदलाव हो जाए, आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, उसमें आपके 60% से ऊपर आ जाते हैं, और कोई हो सकता है कहीं से प्यार में धोखा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, लियत या UPSC तैयारी कर लें और वो इंतकाम दिखा दें सबको, तो फिर बात अलग है। ऐसे लोगों से हम नहीं चाहते बात करना। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा होगा सेशन। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सिर्फ उस अंत में थोड़ी मोटिवेशन वाली बातें हो गई हैं, क्योंकि आने वाले पेपर जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल के हो सकते हैं। खेल सकता है ICSE आपके साथ, जैसे SSC और IBPS खेलता है सबके साथ, वैसे ICSE भी आपके साथ खेल सकता है। तो चलिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।